मैं अमय सर, हम लोग लीनियर इक्वेशंस के अंदर कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी के अंदर इसके पहले दो सम किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आर्ग्यूमेंट के अंदर जो कंडीशंस होते हैं, रैंक अनइक्वल होता है और इक्वल टू होता है। इसके अंदर कंसिस्टेंसी, इसके इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के अंदर हम लोग सम कर रहे हैं। इसके पहले वाला सम ये मैंने किया हुआ है इनकंसिस्टेंट का। अभी कंसिस्टेंट के अंदर दो कंडीशन है। इसके पहले वाले एक सम के अंदर ये केस किया हुआ है, ये केस हम लोग का बाकी है। ओके, तो देखिए ये सम के अंदर कौन सा केस होता है, कैसे पहचानना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। पहले ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहाँ पे। अभी ये जो है ये कोएफिशिएंट्स है, ये कोएफिशिएंट्स में यहाँ पे लिख के लेता हूं 5, 3, 7, 3, 26, 2, 7, 2, 10। ओके, इसके बाद ये जो हो जाएगा ये x1, x2 और x3। ये x1, x2, x3 क्योंकि यहाँ पे x1, x2, x3 दिए हैं। अगर यहाँ पे x, y, z भी दिए रहते, जो रहेंगे वो आपको लेने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो इसके जो राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स है 4, 9 और 5 ये कांस्टेंट मैट्रिक्स के अंदर लेने हैं। इसके बाद में यहाँ पे इसको ए मैट्रिक्स बोल देता हूं, इसको एक्स बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। ओके, तो ये फॉर्म होता है एक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरह आपको जाना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें यहाँ पे हमेशा मैं कहते आया हूं कि आपको रैंक निकालना है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना होगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको जीरो लाना होगा। जो रेड बाउंड्रीज जिसके सामने मैंने की हुई है उसके पास आपको जीरो लाना होगा। तो जीरो लाते वक्त आपको यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो लाना है। ये आपका एम है। इसके बाद ही आपको रैंक आइडेंटिफाई हो पाएगा। ओके, तो ये कंडीशन के अंदर हमें जाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जीरो लाना है और ये जो पर्टिकुलर 5 लिखा हुआ है ये पोजीशन के अंदर हमें 1 लाना होगा। ओके, तो 1 लाने, इधर 1 लाने के बाद यहाँ पे जीरो लाना आसान होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे 1 लाने का कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 है तो कैसे यहाँ पे 1 ला सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो यहाँ पे तो 1 लाना पॉसिबल नहीं है, मतलब डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करूंगा तो सब फ्रैक्शन में चले जाएंगे, डेसिमल फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और सम काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए देखो एक आसान सी तरीका मैं बता देता हूं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मुझे जीरो लाना है, यहाँ पे मैं 1 लाने की कोशिश नहीं करता हूं। अभी मैं करता क्या हूं, देखो यहाँ पे मुझे क्या लाना है, जीरो लाना है। तो ये जो पोजीशन है ये R2 की पोजीशन है और ये जो पोजीशन है ये R1 की पोजीशन है। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो इसका जो अपोजिट है, इसका अपोजिट क्या है, यहाँ पे R2 के अंदर क्या है, 3 है। तो 3 को 3 R1 को मल्टीप्लाई कर देना और 5 जो है वो R2 को मल्टीप्लाई कर देना। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या फॉर्म होगा, देखो इससे ये फॉर्म हो जाएगा कि अभी R2 का जो वैल्यू है ये 3 इधर आ जाएगा और R1 का जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको जीरो मिल पाएगा यहाँ पे। ओके, और बीच में माइनस साइन जोड़ देना है। बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया है। क्रॉस में आप मतलब ये जो है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ओके, तो R1 का जो वैल्यू है वो R3 को मल्टीप्लाई कर दिया और R2 का जो वैल्यू है 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस में ऐसा।
तो यहाँ पे आसानी से 0 मिल पाएगा। किसके अंदर मिल पाएगा? ये R2 के अंदर। ओके, अभी R3 के अंदर भी मुझे 0 लाना है, तो R3 की मतलब ये पोजीशन के अंदर भी मुझे 0 लाना है, तो वहीं पे भी मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। यहां पे भी मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे भी मैं सेम फंडा यूज करूंगा, वही कि यहाँ पे मुझे R3 है और ये R1 है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको R3 को इसको 7 से इसको 5 से, ओके, बीच में साइन माइनस करना पड़ेगा आपको, तो ही जाके आपको ये पर्टिकुलरली 0 मिल पाएगा इसी कंडीशन के अंदर। अभी यहाँ पे देखो मैं फॉर्म करता हूं ये, तो यहाँ पे मुझे 5, ये जो रो है वो वैसे की वैसी रहने वाली है, तो इसको पहले लिख देंगे। यहाँ पे मुझे 0 मिलने वाला है, यहाँ पे भी मुझे 0 मिलने वाला है, ये तो मैंने 0 लिख दिया है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे देखो x1 रहेगा, x2 रहेगा, x3 रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमें ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, यहाँ के एलिमेंट्स हमें इससे निकालने पड़ेंगे, तो हमें कैल्सीबाई का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे 26 है, ये देखो, तो 5 इंटू 26 माइनस 3 इंटू R1, यहाँ पे 3 रहेगा। ओके, इस तरह से इसका भी वैल्यू निकालो, यहाँ पे रहेगा। दूसरा, यहाँ पे 2 का वैल्यू, यहाँ पे 5 इंटू 7, 5 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये पोजीशन के अंदर वैल्यूज निकालेंगे, 5 इंटू 26 माइनस 9, तो यहाँ पे मुझे 121 वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे 10 माइनस 7 इंटू 3, तो ये मुझे 11 वैल्यू मिल चुकी है माइनस। लेकिन अभी ये वैल्यूज मिलने के बाद सेम थिंग यहाँ पे ये लिखने से थोड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि गलत होने का चांस कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका 121 और ये 11। इसके बाद यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया यूज करना है हमें, 5 इंटू R3 का वैल्यू क्या है, 3 है, 2 है। इसके बाद माइनस 7 इंटू R1 का वैल्यू 20, R1 का वैल्यू 3 है। ओके, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी आपको। इसके बाद 5 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 3, ओके, 7 इंटू 10, इस तरह 10 तो हो गया, 2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 5 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 3। ओके, तो ये वैल्यू मुझे 11 मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे आपको 7 लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, 5 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 7, तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1 और ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है माइनस 11। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 1 मिल चुकी है ये वैल्यू। ओके, अभी यहाँ पे देखो यही हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे आप 5 इंटू R2 का वैल्यू क्या है, R2 यहाँ पे 9 है, माइनस 3 इंटू R1 4 है। ओके, इसके बाद यहाँ पे 5 इंटू R3 क्या है, 5 है, माइनस 7 इंटू R1 4 है। ओके, इस तरह से चल, देखो आपको ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो वैसी की वैसी लिखनी है 4। इसके बाद यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, ये 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 4, तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 33। इसके बाद 5 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 4, तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है -3। ओके, इस तरह से मुझे ये सब वैल्यूज यहाँ पे मिल चुकी। तो यहाँ पे देखो 0 लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ पे 0 लाना है तो मैं यहाँ पे
11 से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि क्या है 11 इंटू 11, तो यहाँ पे मुझे 11 मिल जाएंगे और यहाँ पे 1 मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं R2 को डिवाइडेड बाय 11 कर सकता हूं, और यहाँ पे भी 33 है तो 11 से 3 आ पाएंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, देखो ये तो रो 5 3 7 रहेगी, यहाँ पे 0, तो ये 121 डिवाइडेड बाय 11 क्या आने वाला है, 11 ही रहेगा। ओके, तो ये 11 माइनस 11, ये 0, यहाँ पे माइनस 11, यहाँ पे 11 से डिवाइड होता है तो मुझे 1 मिलेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। ओके, यहाँ पे x1 x2 x3, इसके बाद यहाँ पे 4, 33 को 11 से डिवाइड होने के बाद 3 मिलेगा, यहाँ पे -3 रहेगा और मुझे ये वैल्यूज यहाँ पे मिल चुकी है। अभी मैं क्या करूंगा, देखो अभी ये अपोजिट है तो मैं R2 को, और एक ध्यान रखना है जब भी ये लास्ट वाली रो आपको इधर 0 लाना रहता है तभी कभी भी ये R1 से कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है, R2 से करना है। मतलब यहाँ पे R3 प्लस R2 करो या कुछ भी जैसे कंडीशन रहेगी, जैसे कि यहाँ पे अभी प्लस करेंगे तो 0 मिलेगा यहाँ पे, लेकिन R1 को कभी भी लेना नहीं है, क्योंकि R1 को अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पे जो पोजीशन के अंदर 0 मिला हुआ है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्रिएट होगी, तो हमारा मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे 0 लाने का। ओके, तो वहां पे कुछ तो वैल्यू जनरेट होगी और प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो हमेशा एक ध्यान रखो कि R3 और R2 के बीच में ही ऑपरेशन कर लो। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे 5 3 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 11 -1, यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, क्योंकि प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है इसके लिए। इसके बाद यहाँ पे x1 x2 और x3 के बाद यहाँ पे भी वही सब चीज दोहरानी है, यहाँ पे 3 रहेगा लेकिन यहाँ पे 0 मिलेगा आपको। अभी आप देखेंगे तो ये A मैट्रिक्स हो गया, ये X हो गया, ये B हो गया। अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A क्या होने वाला है, देखो नॉन जीरो रोज कितने हैं इसके अंदर, तो 2 है, तो रैंक इसका 2 बन गया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो तो ये हो गया 5 0 0 3 11 0, ये हो गया 7 -1 0, और इसके भी एलिमेंट लिखने हैं 4 3 0, और ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। तो इसका रैंक क्या बनता है, देखो यहाँ पे इसको डॉटेड दे देता हूं क्योंकि ये A पार्ट हो गया, ये B पार्ट हो गया, तो ये AB का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, रैंक आएगा 2। तो इससे आपको क्या पता चला है, रैंक A इज इक्वल टू रैंक AB। इसका मतलब क्या होता है, दोनों का रैंक सेम आ गया। रैंक सेम आता है तो क्या होता है, द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। अभी इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो उसके अंदर 2 केसेस चले जाते हैं, ये केस 2 हो जाते हैं। तो कभी भी कंसिस्टेंट आने के बाद आपको देखना है कि रैंक क्या था, 2 था। और नंबर ऑफ अननोन्स किसको बोलते हैं, ये जो होते हैं ये अननोन्स होते हैं, इनको हम लोग अननोन कहते हैं। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है, क्योंकि x1 x2 और x3 है तो 3 है। तो इक्वल है क्या, इक्वल है तो आप
केस नंबर 1 में जाएंगे और आपका यूनिक्यू सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो ज्यादा है, रैंक है वो कम है, ऐसा हो गया है। ये केस फॉर्म हो रही है। अगर ये केस फॉर्म होती है तो हमें सॉल्यूशन को आगे सॉल्व करना है। हेल्प डेस्क के अंदर देखो हमें सॉल्यूशन को क्या करना है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग ये कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग इसके अंदर बढ़ेंगे और जो सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगी। तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, तो सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे, देखो आप पर्टिकुलरली इसको देखेंगे तो यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलने वाले हैं। एक मिलेगा 5x1 प्लस 3x2 प्लस 7x3 इज इक्वल टू 4। ओके, इसके साथ कंपेयर करना है, इस तरह जाना है। दूसरा 11x1, x1 नहीं रहेगा। x1 क्यों नहीं रहेगा, तो x1 इसके साथ 0 हो जाएगा। 0x1 प्लस 11x2 माइनस 1 लिखते नहीं हम लोग, x3 लिख देंगे क्योंकि -1 से 3, तो ये इज इक्वल टू इसका वैल्यू रहेगा 3। ओके, लास्ट वाला तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इक्वेशन नहीं फॉर्म होगा। तो ये 0 वाला तो लिखते नहीं है, मतलब ये दो ही बंदे इसके अंदर मौजूद रहेंगे और इससे हम लोग को यूनिक्यू सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये इक्वेशन की वजह से, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इनके वजह से यूनिक्यू सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जैसे कि इसके पहले वाले सम के अंदर, पहले वाले में प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर यूनिक्यू का सॉल्यूशन का सम किया हुआ है। तो आप देखेंगे तो x1 x2 के वैल्यूज इजीली मिलते थे, 2 3 4 कुछ तो ऐसे वैल्यूज आते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे वैल्यूज डायरेक्टली नहीं बन पाएंगे। अगर नहीं बन पाएंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो इस केस के अंदर पर्टिकुलरली हम लोग के पास जो सेकेंड इक्वेशन रहता है, मैं कह रहा हूं सेकेंड इक्वेशन रहता है, उसके अंदर एक कांस्टेंट जैसी चीज लेनी रहती है। वो हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन निकलने वाला है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलने वाला है। तो यहाँ पे मैं या तो x2 को t बोल सकता हूं या तो x3 को t बोल सकता हूं, जो मुझे अच्छा लगे, जो कन्वीनियंट लगे, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो कन्वीनियंट लगे वो कर सकता, वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो x2 को करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, x3 को करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। तो मैं x2 के जगह पे x3 इज इक्वल टू टी कंसिडर, टी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। हर एक बुक के अंदर अलग अलग कॉन्स्टेंट्स जैसे ये पैरामीटर्स लिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टी ले लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे टी लेता हूं तो 11x2 माइनस टी इज इक्वल टू 3 आ जाएंगे। यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू, ये t इस तरफ जाएंगे तो 3 प्लस टी हो जाएंगे, 3 प्लस टी हो जाएंगे और इसके डिनोमिनेटर में 11 आ जाएंगे। तो x2 का जो वैल्यू बनेगा वो 3/11, मतलब मैं डिनोमिनेटर सेपरेशन करूंगा और प्लस यहाँ पे t/11 लिख दूंगा। ओके, और एक चीज यहाँ पे थोड़ा लिखना, स्टेटमेंट लिखना बच गया था, वो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूं, द सिस्टम हैज क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है सिस्टम हमें। ओके, ये जो सिस्टम है क्यों दे रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है लेकिन रैंक अननोन से छोटा है, लेस देन है, इसके लिए ये जो सॉल्यूशन है ये इनफाइनाइट मिल रहा है। एक का x2 का तो वैल्यू मुझे मिल चुका है, x3 का वैल्यू मैंने यहाँ पे पैरामीटर ले लिया है, x2 का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अभी मैं x3 के वैल्यू की
अभी देखो x3 के वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 के वैल्यू के लिए। अभी ये तो वैल्यू x2 का हो गया, 5x1 प्लस 3, x2 का वैल्यू क्या था 3 प्लस टी अपॉन 11, जो x2 का वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट किया है। इसके बाद प्लस 7, x3 का वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया था t, तो वो वहां पे लिख देना है, यहाँ पे 4 रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर 11 मौजूद है, तो 11 जो है वो हम लोग यहाँ से सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ तक फॉर्म होने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ये 11 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लेंगे, तो ये हो जाएगा 55x1 प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 प्लस 3t प्लस 77t इज इक्वल टू 4 अपॉन 11 हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये जो 11 है मैं ये इस तरफ भेज देता हूं, तो 55x1 प्लस 9 प्लस 3t और ये 77, इनका एडिशन कर देता हूं मैं अगर, तो मुझे क्या मिल रहे हैं 80t इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएंगे तो 44 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस तरफ लेता हूं 55x1 प्लस 80t इज इक्वल टू, अगर ये इसमें से माइनस हो जाते हैं तो मुझे मिलते हैं 35। ओके, तो 35 मिलने के बाद देखो ये 55x1 इज इक्वल टू 35 माइनस 80t। ओके, इसके बाद x1 इज इक्वल टू 35 माइनस 80t अपॉन 55। ओके, अभी x1 इज इक्वल टू, इसमें से मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, तो 7 माइनस 16t अपॉन 55, तो ये हो जाएंगे 11। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, देखो x1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 11 माइनस 16 अपॉन 11t। ओके, तो ये x1 का वैल्यू मुझे मिल चुका है, x3 का वैल्यू हमारे पास क्या है t है, और लास्ट में x2 का वैल्यू जो है वो हमने निकाला है, वो है 3 अपॉन 11 प्लस t अपॉन 11। ओके, तो तीनों वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो रैंक अनइक्वल है, रैंक इज लेस देन द नंबर ऑफ द अननोन्स है, तो सिस्टम हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे मिले हैं। ओके, तो ये टाइप के सम के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ऐसे पर्टिकुलर टाइप के सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।